Namaskar, here again डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्ट का है और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी, सबके लिए। और टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेट गेन, और उसकी वजह से वेट गेन जो होता है, ओबेसिटी क्यों होती है और क्या वजह है, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके पीछे जिससे कि ओबेसिटी होती है हर व्यक्ति में, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। और इसकी वजह से, ओबीज होने की वजह से बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती चली जाती हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़्यादा ओबेसिटी से रिलेटेड हैं और डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ओबीज पेशेंट है तो उनको इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स ओबीज होते हैं, पहले वो ओबीज होते हैं और फिर फर्दर चेंजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से फिर उनको डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। उनको डिसलिपिडीमिया जिसको हम बोलते हैं, आप लोग उसको जनरल भाषा में बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है वो भी ओबीज पेशेंट्स रहते हैं। इसी तरह से गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपने सुने होंगे, ऑपरेशन होता है उसके लिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक ये नई चीज़ आपने आजकल सुनी होगी, लोग कुछ एक ख़ास तरह की मशीन लगाकर सोते हैं जिससे कि सोते हुए जो खर्राटे लेते हैं, जिससे कि उनका जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो दूर हो जाता है उस मशीन को लगाने से, उस प्रेशर से, और उनको अच्छी नींद आती है। ज़्यादातर वही लोग, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है जो लोग फैट या ओबीज होते हैं। ओबीज पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट की डिजीजेस, हार्ट अटैक, ये सब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है नॉन ओबीज के। हाई ब्लड प्रेशर भी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। जॉइंट के पेन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस ओबीज पेशेंट्स में हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से कुछ खास तरह के कैंसर्स होते हैं जो कि ओबीज पेशेंट्स में ज़्यादा चांस रहता है, जैसे कि कोलन का कैंसर है, या जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है, या जैसे कि यूट्रस का कैंसर है। इसी तरह से फर्टिलिटी भी इम्पेयर होती है, बोथ इन मेन एंड वीमेन। जो ज़्यादा ओबीज, जितनी ओबेसिटी बढ़ती जाती है उतना ही फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है। इसके अलावा ओबीज होने की वजह से बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जो डे टू डे लाइफ में, पेशेंट के पर्सनल लाइफ में, पेशेंट की प्रोफेशनल लाइफ में हर तरह से वो परेशानी डालती हैं। वजह क्या होती है, क्यों इतनी ओबेसिटी होती है, क्यों वेट बढ़ता है? एक तो ईटिंग हैबिट्स, तरह तरह की लोगों के फैट्स होते हैं, कई तरह तरह की गलत तरह की ईटिंग हैबिट्स होती हैं। एज के साथ कुछ मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है लेकिन लोगों का खाना बिल्कुल वैसे ही रहता है, तो भी आपकी जो बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन या एनर्जी है वो नहीं रह पाता और ओबेसिटी हो जाती है। बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से वो अपने आप को पैसिफाई करने के लिए दे कीप ईटिंग। जब जब उनका मन होता है, जब उनका टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तुरंत खा लेते हैं। कुछ ख़ास तरह की दवाएं होती हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जब उनको दिया जाता है पेशेंट्स को किसी और प्रॉब्लम के लिए, या कॉन्ट्रसेप्टिव मेडिसिन हैं, उन सब से भी कभी कभी ऐसा होता है कि वेट बढ़ जाता है। वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरी लेते हो और जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी कैलोरीज आप स्पेंड नहीं कर रहे, जो बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है। यू आर टेकिंग मोर कैलोरीज, इंजेस्टिंग मोर कैलोरीज, बट यू आर स्पेंडिंग लेस कैलोरीज। तो जो बची हुई कैलोरीज हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। बॉडी वेट जो है वो, वैसे तो पूरा बॉडी वेट ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फैट है, परसेंटेज बॉडी का है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली जो बॉडी फैट है वो से 18 to 25% होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो फिर आपकी ओबेसिटी जो है दैट विल बी देयर एंड आपको इट विल बी वेरी एविडेंट। अगर मसल की वजह से वेट ज़्यादा है या बोन्स आपकी हैवी हैं तो आप विल नॉट लुक फैट, यू विल नॉट लुक ओबीज। लेकिन अगर आपका फैट का परसेंटेज 25% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू विल लुक फैट। इसी तरह से एक टर्म है वेस्ट सर्कमफ्रेंस।
जो बहुत अच्छा पैरामीटर है ये बताने के लिए कि आप ओबीज हैं कि नहीं है, क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं तो यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट द एब्डोमिनल फैट, जो महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से लेके 88 सेंटीमीटर ये रेंज है। बियॉन्ड 88 सेंटीमीटर्स इट इज रिस्की। फॉर मेन 90 to 102 सेंटीमीटर्स, अगर 102 सेंटीमीटर से ऊपर है इसका मतलब यू आर डेफिनेटली ओबीस। सो इट शुड बी एज टुवर्ड्स द लोअर लिमिट एज पॉसिबल। अब एक और टर्म के बारे में बात करेंगे, वो है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ये भी आपको एक बहुत अच्छा ये पैरामीटर है जानने के लिए कि वेदर यू आर ओबीज और यू आर नॉट। ये मैं आपको बताऊंगी, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये आप यहाँ देखेंगे, बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया नहीं है। इसमें फॉर्मूला है वेट इन केजी, किसी भी पर्सन का वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। जो भी आपकी हाइट मीटर्स में है उसका स्क्वायर इससे डिवाइड कर दें आप वेट को, दैट कम्स एज अ बॉडी मास इंडेक्स और BMI। नॉर्मली जो BMI है, अगर आपका 19 से 25 के बीच में है तब आपका बीमारियों का जो ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां हैं उसका रिस्क सबसे कम होता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 to 27 है तो आपका मीडियम रिस्क है, अगर 27 एंड अबव है तो हाई रिस्क है, एंड 30 एंड अबव इज अ मॉर्बिड ओबेसिटी। वहाँ फिर आपको बहुत ही एनर्जेटिकली उस मॉर्बिड ओबेसिटी को ट्रीट करना पड़ता है, नहीं तो इस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी किसी केस में। ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से वेट गेन का ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हम कैलोरीज खाते हैं वो कैसे यूटिलाइज होती हैं। वॉट एवर कैलोरीज वी टेक, 2/3 उसका सिर्फ बॉडी के बेजल मेटाबॉलिज्म के इस्तेमाल के लिए यूज होता है। जैसे हार्ट अपना काम कर रहा है बराबर कंटिन्यूसली, लंग्स अपना काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली 24 आवर्स, इसी तरह से डाइजेशन है वो अपना बराबर, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही हैं, किडनीज अपना काम कर रही हैं। तो ये जो बॉडी के ऑर्गन्स 24 आवर्स अ डे जो बराबर लाइफ लॉन्ग काम करते हैं, उनको काम करने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए। तो अगर आप कुछ भी ना करें, एकदम लेटे रहें बिस्तर पे, तब भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। सपोज मेरा इनटेक नॉर्मल 1800 कैलोरीज है पर डे, तो उसमें से जो 2/3 है, अराउंड से 1200 कैलोरीज विल बी यूटिलाइज बाय बेजल मेटाबॉलिज्म, और उसका 10% यूटिलाइज कैसे होगा, जो हम खाना खाते हैं उसको इस लायक बनाने के लिए कि उससे एनर्जी मिले हमको, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी, वो बॉडी उस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करता, उसको पहले वो इस लायक बनाता है कि उसका यूटिलाइजेशन हो, और वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन उसमें ही बॉडी को काफ़ी एनर्जी लग जाती है। तो 10% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक इज यूटिलाइज इन दैट, और बाकी जो हम लेते हैं वो अपने आप की जो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होगी, जितना आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उतना ही ज़्यादा आपकी ओबेसिटी होगी, बढ़ेगी। और अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर रनिंग अराउंड द होल डे, तो आपका यूटिलाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फैट चढ़ने की मतलब ज़रूरत ही नहीं। आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, स्पेशली यंग लोगों में एंड दोज हु आर वर्किंग स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सुबह से लेकर रात तक तो दे आर वर्किंग, एंड बाय द टाइम इन द इवनिंग दे कम होम दे आर सो एग्जॉस्टेड कि उनको खाना बनाने का ना तो मेंटल मेकअप रह जाता है, ना ही उनके अंदर स्ट्रेंथ है इतनी। So what they do, they are Zomato and Swiggy is at your service, and they call for food which is outside food, which is very high in calorie, with very high in fat, very high in carbohydrate, और साथ में फिर cold drinks and maybe hard drinks too, and with a sedentary lifestyle, sitting the whole day and then eating a food like that, naturally it's a disaster recipe for ओबेसिटी। अब और बताएंगे हम आपको कि हमारी जो एपिटाइट है वो कैसे रेगुलेट होती है। एपिटाइट
देयर डिफरेंट हार्मोन्स, जैसे कि एक हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन, वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी अंदर की लाइनिंग है, ये जो हमारा फैट टिश्यू है उसमें वो प्रोड्यूस होता है और वो एपिटाइट को कंट्रोल में रखता है. देयर इज अनदर हार्मोन विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन लाइन में, जिसे ग्रेलिन कहते हैं. वो एपिटाइट को स्टिमुलेट करता है. नाउ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू हार्मोन्स. ग्रेलिन से एपिटाइट स्टिमुलेट होती है और लेप्टिन से एपिटाइट कंट्रोल होती है. अगर कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट आप कह सकते हैं, कि उनका जो लेप्टिन सिक्रीशन है वो बहुत कम होता है, तो उनका बॉडी, उनका ब्रेन इज ट्रिक्ड इनटू दिस कि हमारा बॉडी स्टार्व कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम दे कीप ईटिंग, बार बार स्नैक करते हैं, बार बार ज़्यादा खाते हैं और क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा खाते हैं. सो वेन एवर देयर इज द इम्बैलेंस बिटवीन द लेप्टिन एंड ग्रेलिन, ये आपका एपिटाइट में गड़बड़ी होने से, ज़्यादा खाने से ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है. ओवर ईटिंग तो ऑफ कोर्स ये है, एक कई दफ़े बचपन से आदत पड़ जाती है. बच्चों को लाड़ प्यार में बहुत बहुत खिलाते हैं, और खा लो और खा लो और खा लो, ये भी खा लो वो भी खा लो. जब बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है तो स्टमक जब तक आप उतना डिस्टेंड नहीं हो जाता तब तक वो सेटिस्फाइड फील नहीं करता है. अब हम एक और टर्म पे आएंगे इसी से रिलेटेड, जो आपको समझना चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है फूड का. कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, कुछ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं. एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है ये मैं एक आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगी. ये देखिए, ये है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई जीआई, एंड दिस इज लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. जो भी फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आते हैं उनमें जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड शुगर हाई एकदम इमीडिएट होता है और फिर इमीडिएट फॉल हो जाता है. तो जैसे ही एक तो जब बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है और एकदम जल्दी से बढ़ जाता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बड़े यू आर एनर्जेटिक, यू आर हैप्पी, एंड सडनली जैसे ही वो फॉल होता है आपको ऐसा लगता है कि अरे आई एम फैमिश्ड, मुझे फिर बहुत भूख लगी है, मैं अभी दोबारा खाना है, फिर आप खा लेते हो. तो इफ़ यू आर ईटिंग हाई GI food, then you are eating again and again, and आपका weight gain is definitely going to be there. जबकि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं फूड, उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ता है और बहुत ऊपर शूट नहीं करता और फिर वो धीरे धीरे कम होता है. सो यू रिमेन सेटिस्फाइड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. इसलिए आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, आप जल्दी जल्दी स्नैकिंग नहीं करते. ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा जैसे कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फूड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं. मान लीजिए जैसे गेहूं है, गेहूं का जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर उसी गेहूं को आप दलिया के फॉर्म में खाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, और उसी गेहूं को अगर आप मैदे के फॉर्म में खाएंगे तो उसका बहुत हाई, क्योंकि उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगा. महीन पिसा हुआ अनाज कोई भी जो होगा वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको बढ़ा देगा और एकदम से ऊपर पहुंच जाएगा. उसी तरह से फाइबर कंटेंट, अगर किसी फूड में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि शकरकंदी है, बहुत फाइबर कंटेंट है उसमें, तो अगर उसका मीठी भी है वो, तो भी उसका इफेक्ट वैसा नहीं होगा कि एकदम से ऊपर आपकी शुगर पहुंच जाए, और उसका बिल्कुल स्लो एब्जॉर्प्शन एंड स्लो फॉल हो जाता है. इसी तरह से फैट है, अगर अलॉन्ग विद द फूड देयर इज अ फैट, उस फूड के साथ फैट है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है और स्लो रिलीज है. एसिड कंटेंट, जैसे आप मान लीजिए नींबू निचोड़ देते हैं किसी खाने में, तो उसी का ग्लाइसेमिक कंटेंट जो है वो ऐसा हो जाता है कि आप यू आर एब्जॉर्बिंग दिस थिंग स्लोली एंड यू नो आपका भूख जो है बहुत जल्दी नहीं लगती. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बाय एंड लार्ज समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा जो हम खाना खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कैसा रहता है. जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं उनका इंडेक्स लेस देन 55 होता है, जो मीडियम वाले हैं वो 56 से 69 के बीच में, और जो हाई हैं वो मोर देन 70. देयर आर चार्ट्स अवेलेबल, इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह मिल जाते हैं. आपको पता चलेगा कि ये जो हम खाना खा रहे हैं, जो चावल है या आलू है या गेहूं है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है.
या वेजिटेबल्स हैं, इनका क्या और ट्राई टू इंक्लूड more foods which have low glycemic index compared to those which have high glycemic index. कुछ स्ट्रेस और वेट गेन इसका भी बहुत आपस में संबंध है. Chronically stressed people they always gain weight. वो बहुत तरह के मैकेनिज्म से ये वेट गेन होता है. एक तो ये मैकेनिज्म है कि आपका मतलब अपने मन को आप खुश करने के लिए बार बार खाते हैं, आउट ऑफ बोर्डम खाते हैं, आउट ऑफ डिप्रेशन खाते हैं, जिससे कि आपका मन खुश रहे. कुछ इस वजह से कि जैसे ही आपकी ओबेसिटी होती है और एब्डोमेन में फैट आ जाता है, एब्डोमिनल फैट पर से एक कुछ तरह के ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको खुश करते हैं, आपको अच्छा महसूस करवाते हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी डायरेक्ट रिलेशन विथ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड वेट गेन, ओबेसिटी. अब हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे विच इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वेट गेन. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? नॉर्मली क्या होता है कि एक हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन बनाता है, और उस इंसुलिन का काम ये है कि जो ब्लड में शुगर आ रहा है उसको सेल के अंदर ले जाना, क्योंकि ब्लड में शुगर यूटिलाइज नहीं होता, यूटिलाइज होता है सेल के अंदर, बिकॉज सेल के अंदर ही वो भट्टी है, वो फैक्ट्री है, वो भट्टी है जहाँ पे जो फ्यूल है वो बर्न होगा. और उस सेल के अंदर जाने के लिए देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेट्स जो कि इंसुलिन ही कंट्रोल करता है कि वो अंदर चला जाए. ड्यू टू ओवर ईटिंग, इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ गेट्स के ओपनिंग में कमी आ जाती है, तो इंसुलिन जो है वो हेल्प नहीं कर पाता अंदर जाने के लिए, एंड पैनक्रियास सोचता है कि इंसुलिन कम है तो वो और भी ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाता जाता है. सो इट्स अ विशियस सर्कल विच गोज ऑन. इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर ओबेसिटी, फिर टाइप 2 डायबिटीज एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर देयर. इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सरसाइज, एक्टिविटी, वेरी वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज. नंबर 2 डाइटरी फाइबर्स, जितना फाइबर हो सके डाइट में, और डाइट रिस्ट्रिक्शन. जितनी आप कम कैलोरीज खाएं, जितनी ज़रूरी है उतनी ही खाएं, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा. मैं समझती हूँ ये बेसिक प्रिंसिपल्स जानने के बाद आपको समझ में आया होगा कि वेट गेन क्यों होता है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.